सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने धरातल को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत दीर्घकालिक शक्तियां और आकस्मिक शक्तियां दोनों का विस्तृत अध्ययन कर लिया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भूकंप का अध्ययन किया, इसके अलावा ज्वालामुखी का अध्ययन किया। अब दोस्तों, इसके अलावा क्या-क्या उनसे हानियां होती हैं, क्या-क्या लाभ होते हैं, हमने सभी के विषय में पढ़ा। अब यहाँ पर जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है अनाज छादन। अनाज छादन बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस केवल ध्यान से जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वही केवल आपको सुनते जाना है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इससे पहले हम लोगों ने इतिहास विषय को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम भूगोल कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। भूगोल के बाद फिर आपका नागरिक शास्त्र बचेगा, उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। और यहाँ पर आपका पूरा ये सब्जेक्ट जो है एसएसटी है 50 नंबर का, इसको हम कंप्लीट करा देंगे बिल्कुल। और इससे पहले आपके दोनों मेन पेपर्स हमने कंप्लीट करा दिए हैं 50-50 नंबर के। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इतिहास विषय का भी सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अनाज छादन क्या होता है? दोस्तों, धरातल पर दो तरह की शक्तियां काम करती है। जो हमारी पृथ्वी है, इसके धरातल पर दो तरीके की शक्तियां काम करती हैं। एक होती है जो अंदर कार्य करती है, एक होती है जो बाहर कार्य करती है। और ये दोनों मिल करके धरातल पर संतुलन को बना करके रखते हैं। कैसे बना करके रखते हैं? जैसे जहां पर ऊंची जमीन है और जहां पर नीची जमीन है, तो कोशिश यहाँ पर ये होती है कि दोनों शक्तियां मिल करके उस जमीन को समतल कर दे, कहीं पर भी ऊंची नीची जमीन ना रहे। मतलब जो संतुलन है पृथ्वी पर, वो धरातल का संतुलन जो है वो बना रहे। तो यहाँ पर इसी को हम अनाच्छादन के रूप में जानते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसको। धरातल पर दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं, अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात शक्तियां पृथ्वी की सतह को ऊंचा नीचा करती रहती हैं। इसके विपरीत बहिर्जात शक्तियां असमतल धरातल को विभिन्न क्रियाओं द्वारा समतल करने का प्रयास करती हैं। अतः इस प्रक्रिया में एक ओर जहां ऊंचे भाग कट कट कर बहाए जाते हैं, वहीं इनमें निम्न धरातली भागों में बहकर जमा कर दिया जाता है। यानी कि जो ऊंचे भाग कट छट कर आते हैं वो निचले भागों में आकर के जमा हो जाते हैं। और इस प्रकार से संपूर्ण क्रियाकलाप जिसके द्वारा असमतलीय धरातल पर समतलीकरण का कार्य किया जाता है, वहां पर अनाच्छादन होता है, या फिर यही क्रिया अनाच्छादन कहलाती है। यानी कि इस प्रकार के ऐसे संपूर्ण क्रियाकलाप जिसके द्वारा असमतलीय धरातल पर समतलीकरण का कार्य होता है, अनाच्छादन कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि असमतलीय भूमि यानी कि जो भूमि ऊंची नीची होती है उसको अनाच्छादन क्रिया के द्वारा बिल्कुल समतल कर दिया जाता है, बराबर कर दिया जाता है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो है अपक्षय। अपक्षय किसे कहते हैं इसको हमें देखना है। दोस्तों, अपक्षय बहुत ही इजी है। इसको दोस्तों यहाँ पर यह एक स्थिर शक्ति है, इतना आप याद रखिएगा। जो अपक्षय होता है ये क्या है? एक स्थिर शक्ति होती है। स्थिर शक्ति क्यों होती है इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये लाइन इसको आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ से देखिए कंप्लीट ये है। पृथ्वी की सतह की चट्टानें टूटती फूटती अथवा अपघटित होती रहती हैं। अतः जब चट्टानें बिना स्थान बदले विशेष प्राकृतिक कारकों की क्रिया से अपघटित होती रहती हैं तो उसे हम अपक्षय कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, अपक्षय और अपरदन दो क्रियाएं होती हैं पृथ्वी पर। तो यहाँ पर जो अपक्षय होता है वो सबसे पहले आप ये समझिए, मान लीजिए कोई पहाड़ खड़ा है। पहाड़ ढेर सारे, उसमें छोटे छोटे पार्ट भी होंगे, केवल एक ही ऊंचा उठा हुआ भाग नहीं होगा, बहुत सारे छोटे छोटे उठे हुए भाग मिलेंगे आपको पहाड़ के किनारे। तो वो सभी भागों से जो आप देखोगे उससे मिट्टी गिर रही है, उससे कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं, उससे बहुत सारी चीजें जो पहाड़ में लगी हुई होती है। अगर आप देखते हो बारिश होती है, तूफान आता है या फिर आंधी आती है, तो वो चीजें नीचे गिरने लगती हैं पहाड़ से सरक करके, और वो नीचे गिर करके वहीं पर इकट्ठा हो जाती हैं उसी के बगल में। ठीक है, पहाड़ के बगल में ही अगर ये सब चीजें इकट्ठी हो रही हैं तो उसे हम कहेंगे अपक्षय हो गया। ठीक है, लेकिन वो वहां से कहीं हटे नहीं, बल्कि जो भी कंकड़ पत्थर मिट्टी धूल जो भी गिरा हुआ था सब वहीं पर इकट्ठा हो गया है, पहाड़ के अगल बगल ही। अब देखिए, आर्थर होम्स के अनुसार
अपक्षय उन सभी भूपृष्ठीय क्रियाओं का प्रभाव है जो चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायक होते हैं, किंतु इनमें गीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन नहीं होता है। यानी कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर क्या होती हैं, वो सभी चीजें गिर करके उसी पहाड़ के किनारे, उसी चट्टान के किनारे इकट्ठी हो जाती हैं, वहां से वो हटती नहीं है। तो अगर वहीं पर इकट्ठी हो जाती है तो इस क्रिया को हम कहेंगे अपक्षय। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब अपक्षय के कारण क्या होते हैं, आखिर में अपक्षय होता क्यों है? अपक्षय के 3 कारण होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अब देखिए भौतिक जो अपक्षय होता है इसमें क्या होता है, भौतिक अपक्षय में तापमान में परिवर्तन, गर्मी से प्रत्येक वस्तु फैलती है और ठंड से सिकुड़ती है। जिन क्षेत्रों में चट्टानों की संरचना अनेक प्रकार की खनिजों वाली होती है, वहां दिन में ऊंचे तापमान के कारण ये चट्टानें तेजी से फैलने लगती हैं एवं रात में तेजी से तापमान गिरने से ये चट्टानें पुनः सिकुड़ने लगती हैं। बार-बार इस प्रकार फैलने और सिकुड़ने की क्रिया से चट्टानें टूट जाती हैं। और इसमें जो यहाँ पर देखिए जो मुख्य कार्य करते हैं वो है वर्षा, पाला, दाब, मुक्ति, यानी कि इन सभी से जो चट्टानें हैं वो टूट करके गिरने लगती हैं और वहीं पर वो कचरे के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं, ढेर के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। इसके बाद अब देखिए रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीकरण, पानी में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन गैस घुली रहती है। यही पानी प्रदेशों में लौह वाली चट्टानों एवं लोहे की चट्टानों पर तेजी से प्रभाव डालता है। जंग लगने की क्रिया इसी कारण होती है। इसी प्रकार पानी और हवा के संपर्क में लोहा बदलकर लौह ऑक्साइड बन जाता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से जो रासायनिक अपक्षय होता है वो किस तरीके से होता है। आप सभी लोग को पता है कि लोहा अगर वर्षा के संपर्क में रहे या फिर ये कहिए कि जहाँ पर हमेशा उसको बाहर रखा जाए और हमेशा उसको नमी मिलेगी और उस पर कभी बारिश हो गई, कभी किसी ने पानी डाल दिया उस लोहे पर, तो वो लोहा कैसा हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगी। और वो जंग किस तरीके से निकलती है आप सभी को पता है, अगर लोहे में जंग लगता है तो वो पपड़ी की तरह निकलता है। तो इससे क्या होगा, इस तरीके से अगर जिन चट्टानों में लौह अयस्क होंगे या जो चट्टानें लोहे की चट्टान होंगी, इस तरीके से इन चट्टानों पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है अपक्षय क्रिया का। वो भी क्या होती हैं, टूट टूट करके नीचे गिरने लगती हैं, पपड़ी के रूप में गिरने लगती हैं और कहीं ना कहीं अपक्षय की क्रिया इन पर भी होती है। अब देखिए इसके बाद है कार्बोनीकरण। कार्बन और जल मिलकर कार्बनिक अम्ल बन जाता है। यह अम्ल चूने की चट्टानों को शीघ्रता से घुला लेता है, अतः चूने के प्रदेशों में यह समस्त चट्टानों को घुलाकर नष्ट कर देता है। तो इस तरीके से देखिए कार्बोनीकरण की क्रिया में भी क्या होता है, अपक्षय होता है और ये क्या करता है, ये भी समस्त चट्टानों को क्या करता है, घुलाकर नष्ट कर देता है। इसके बाद है जल योजन। विशेष प्रकार की चट्टानें जैसे बॉक्साइट, फेल्सपार आदि अधिक शीघ्रता से जल को सोखती हैं। जल सोखने से ये चट्टानें फैल जाती हैं और तेजी से अपघटित हो जाती हैं। यानी कि जिन चट्टानों में बॉक्साइट, फेल्सपार आदि पाए जाते हैं, ये जल को सोख लेते हैं और सोखने से क्या होते हैं, जब कोई चीज जल या पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो निश्चित रूप से फूल जाएगा और फैलने की कोशिश करेगा। जब फैलने की कोशिश करती हैं तो ये तेजी से अपघटित होने लगती हैं। अब इसके बाद देखिए विलयन। विलयन में भी सेम यही स्थिति होती है और विलयन के कारण भी चट्टानें टूटती हैं या फिर ये कहें कि चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। इसके बाद देखिए जैविक अपक्षय। अब जैविक अपक्षय में क्या क्या चीजें होती हैं, पृथ्वी की सतह पर वनस्पति अनेक प्रकार के जंतु एवं मानव द्वारा भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय की क्रिया होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है जैविक अपक्षय का मतलब है कि कुछ कुछ चीजें मानवों के द्वारा भी अपक्षयित कर दी जाती हैं। जैसे कि कुछ ना कुछ जानवर होते हैं जो पहाड़ों पर चलते हैं या फिर पहाड़ों पर रास्ता बना लेते हैं, या फिर मानव के द्वारा भी, क्योंकि जीवों में मानव भी आएगा तो मानव का तो स्वभाव है जहां पर वो रहेगा वहां पर तो उसको रास्ता चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए, पानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो उन पर अगर पहाड़ों पर वो रास्ता बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, उस चट्टान को तोड़ना पड़ेगा, उस पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा। तो वहां पर भी क्या होती है, अपक्षय की क्रिया हो जाती है, क्योंकि जहां से वो तोड़ते हैं वहां से उसको उठा करके रखते नहीं है, बल्कि वहीं पर उसको वैसे जमा कर देते हैं उन कचड़ों को, या फिर जो भी उसमें से मलबा निकलता है चट्टान से। तो यहाँ पर भी अपक्षय की क्रिया होती है।
अब देखिए इसके बाद है वनस्पति द्वारा। वनस्पति वायुमंडल से गैस व नमी ग्रहण करती है। पौधों की जड़ें भूमि के नीचे निरंतर भौतिक व रासायनिक अपक्षय की क्रिया करती रहती हैं। पौधों की जड़ें निरंतर पौधों के बढ़ने के साथ साथ मोटी होकर अधिक स्थान घेरती हैं। इससे चट्टानें चौड़ी होने लगती हैं और धीरे धीरे पानी से क्रिया करके टूटती रहती हैं। तो इस तरीके से आप देखिए इस क्रिया में श्रृंखला द्वारा चट्टानों का रासायनिक अपक्षय होता है। तो यहाँ पर भी देखिए वनस्पतियां भी एक रीजन होती हैं चट्टानों के अपक्षय में। अब इसके बाद है जंतुओं द्वारा। पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इनमें से कई जमीन में गड्ढा बनाकर या बिल बनाकर रहते हैं। चूहे, सांप, बिच्छू, केचुआ, दीमक, गीदड़, कुत्ता आदि ऐसे जंतु हैं। खेत को उपजाऊ बनाने के लिए केचुए कुछ अन्य भूमि के नीचे रहने वाले जंतु मिट्टी से रासायनिक क्रिया करते रहते हैं और इस तरीके से भी अपक्षय की क्रिया होती रहती है। ठीक है, अब इसके बाद है दोस्तों देखिए आगे मानव द्वारा। यद्यपि मानव भी एक प्राणी है, उसने अपने द्वारा खोजे गए औजारों, मशीनों एवं तकनीकी द्वारा पृथ्वी की सतह पर आश्चर्यजनक परिवर्तन किए हैं। इसके द्वारा भौतिक तथा रासायनिक अपक्षय दोनों होते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत सारी जगहों पर आप देखिए खासकर पहाड़ों पर सड़कें बनाई जाती हैं। सड़कें क्यों बनाई जाती हैं? लोगों को आने जाने के लिए। जब सड़कें बनाई जाएंगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा। पहाड़ उससे निश्चित रूप से वहां पर नुकसान होगा, अपक्षय की क्रिया होगी। और इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर अभी आपने देखा कि कीड़े मकोड़े तो हमेशा हर जगह पर जहां पर पहाड़ रहेगा, जहां पर पेड़ पौधे रहेंगे वहां पर निश्चित रूप से पाए जाएंगे। तो इनके कारण भी कुछ ना कुछ अपक्षय की क्रिया होती है। और ये जो अपक्षय की क्रिया है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ दोस्तों कि यहाँ पर चट्टानें टूटती हैं, वो अपने जगहों पर ही रह जाती हैं। बस इतना आप जानिए, चट्टानों से या पहाड़ों से जो भी चीजें नीचे गिरती हैं, चाहे वो कंकड़ पत्थर हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो मलबा हो, सब उसके बगल में ही जमा हो जाते हैं, वहां से हटते नहीं है। अब इसके बाद हम अपर्दन की क्रिया पढ़ेंगे। अपर्दन की क्रिया में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से अपर्दन की क्रिया में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मलबा किस तरह पहुंचता है और इसके क्या क्या रीजन होते हैं। और अपर्दन भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपक्षय की क्रिया अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट बना लेंगे और लगातार जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसका नोट्स आप लोग प्लीज दोस्तों बनाते हुए चलिए, ताकि आप लोग को आगे कोई समस्या ना हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा जो प्रयास है वो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स को उसको शेयर कर दिया करिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देख सके। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ऐप से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ऐप पर टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च करके वहां से भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और हमारे सभी वीडियोस को प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा हमारे वीडियोस के नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो लगातार ऐसे हमारे वीडियोस को आप देखते रहिए और जहां कहीं कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बताना बिल्कुल मत भूला करिए दोस्तों। और लगातार आपके सभी कमेंट्स को हम पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं, ताकि आप लोग लगातार जो हमारा विश्वास है वो बना रहे आगे चल करके, क्योंकि हमें यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करनी है। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।